अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे फिज़िक्स का जो टॉपिक है आज हमारा 11th फिज़िक्स का जो है वो है कोलिजन। पहले उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलिजन क्या होता है। कि हमें पता है कि डे टू डे जो वी आर फेमिलियर विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजनस। एग्जांपल जो व्हेन ए बॉल हिट्स द बैट, वो एक कोलिजन है। जैसे हमारे पास और एक एग्जांपल है कोलिजन बिटवीन टू वायलेंट बॉलर्स, कोलिजन ऑफ अ बॉल विद अ क्रिकेट बैट, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स। ये जो कोलिजन्स हैं, देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो भी कोलिजन हो वो दैट विल बी द एक्चुअली स्ट्राइकिंग द टू, वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स पूरी तरह से एक दूसरे के साथ स्ट्राइक हो या फिजिकल कांटेक्ट हो, ये नहीं हो। फिजिकल कांटेक्ट के बगैर भी बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं। जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, कि जब उसने कहा कि देयर इज एन जो अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल जब डिफ्लेक्ट होता है वो कैसे होता है, जो अल्फा पार्टिकल है वो कैसे डिफ्लेक्ट होता है, वो होता है डिफ्लेक्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक force of repulsion between the alpha particle and the positively charged nucleus। तो वहाँ पर भी वो जो दो वहाँ पर भी जो collision होता है, लेकिन there is no physical contact between the alpha particle and the positively charged nucleus। तो फिर हम सीधे कहेंगे collision can take place either physically or physical contact और देयर विल बी नो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स हैं। तो फिर हम कहेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन के लिए दो बॉडीज़ का कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे भी कोलिजन्स हैं जहाँ पर दो बॉडीज़ कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं, कांटेक्ट के बगैर भी वहाँ पर जो है कोलिजन हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोलिजन हैज़ टू बी टेक प्लेस विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन पे इफेक्ट अगर उसने किया तो फिर वहाँ पर भी कोलिजन हो सकता है। कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट की मोमेंटम, वेलोसिटी या स्पीड पे कोई इफेक्ट करेगा तो फिर वहाँ पर भी हम उस कोलिजन को, वहाँ पर भी जो उस इफेक्ट को हम कोलिजन भी कह सकते हैं। कि वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की जो मतलब ये है मोशन डिफ्लेक्ट हुई या चेंज हुई या स्ट्रेट लाइन से चली गई, या हम मतलब उसकी जो डिफ्लेक्शन हो गई या मोशन चेंज हो गई, तो फिर ये भी कह सकते हैं कि देयर मतलब ये कह सकते हैं कि तो जो कोलिजन है वो दो टाइप की, मतलब दो किस्म से होता है, मतलब दो किस्म से हो सकते हैं, दो टाइप से हो सकते हैं। एक तो फिजिकल कांटेक्ट से, जैसे व्हेन अ बॉल हिट्स द बैट, ठीक है, तो फिर वो देयर इज एन फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट। और जो मैंने अभी रदरफोर्ड की जो एग्जांपल दी कि देयर इज एन वहाँ पर जो कोलिजन है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियन, वहाँ पर वो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वहाँ पर कोलिजन हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अब कोलिजन की बात हुई तो फिर कोलिजन के दो टाइप्स हैं। एक है उसमें इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है इसमें इनइलास्टिक कोलिजन। पहले हम डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले जो इलास्टिक कोलिजन होता है कि अगर दो बॉडीज को इफ द कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज इज इलास्टिक कोलिजन, तो फिर वहां पर ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व होनी चाहिए बिटवीन द टू बॉडीज। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही व्हेन द कोलिजन टुक प्लेस बिटवीन द टू बॉडीज, तो फिर हम उस वक्त कहेंगे कि द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोलिजन बिटवीन आइवरी बॉल्स इज अप्रॉक्सीमेटली इलास्टिक। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो है वो है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, तो फिर उस वक्त हम कह सकते हैं कि दैट कोलिजन इज एक्चुअली इलास्टिक कोलिजन। दूसरा काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडी। ठीक है, तो फिर दूसरा है कि मोमेंटम होता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। ठीक है, एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
और जो उस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व होनी चाहिए। टोटल एनर्जी मीन्स ऐसे एग्जांपल लूंगा कि सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व रहनी चाहिए, और मोमेंटम उस बॉडी का कंजर्व रहना चाहिए। तो तब भी हम कह सकते हैं दैट कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। यहाँ जो उस बॉडीज पे, उन दो बॉडीज पे जो कोलाइड कर रही हैं एक दूसरे के साथ, उन पे जो वेरियस फोर्सेस है, ठीक है, उन पे जो वेरियस फोर्सेस है, तो फिर वो जो वेरियस फोर्स इन नेचर हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होनी चाहिए। दोज फोर्स शुड बी इन कंजर्वेटिव इन नेचर। तब भी हम कह सकते हैं कि वो जो कोलिजन है दैट कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। या हम इलास्टिक कोलिजन के दरमियान ये भी कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज नॉट ट्रांसफॉर्मड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस वक्त भी हम कह सकते हैं कि जो कोलिजन दैट कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। तो फिर एक तो कंडीशन ये रह गई कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, और तीसरी बात ये कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस उस पे होंगे, ठीक है, तो फिर वो फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि दैट कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। तो उसका दूसरा टाइप है दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन वो डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो हमारी हर एक जो हम लाइफ गुजारते हैं, तो फिर वहाँ पर जनरली हमारे साथ जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं दोज आर नोन एज इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। कंजर्व मीन्स कि वहाँ पर भी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व ऐसे कह सकते हैं कि कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, आफ्टर कोलिजन वही सेम रहनी चाहिए, सो दैट इट इज नॉट द एनर्जी इज नॉट चेंज, या मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट चेंज इन एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह से यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन में यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है। तो फिर जनरल एग्जाम्पल, इफ टू बॉडीज सिटिक टुगेदर, if two bodies stick after the collision is said to be perfectly inelastic. एग्जाम्पल stick together एग्जाम्पल ऐसा लूंगा कि जब हम यहाँ पर मतलब एक एग्जाम्पल मैं लूंगा कि हम जब एक बुलेट गन से जब फायर करते हैं, ठीक है, तो फिर वो जो किसी बॉडी पे हिट करती हैं तो फिर वहाँ पर क्या होती है, वो स्टिक हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है उस टारगेट पे। तो फिर उससे क्या होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। क्या होती है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम बट नॉट जीरो, बट नॉट कम्प्लीटली। वो सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं करती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो जाती है, या मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस इट। तो फिर हम ये कहेंगे जो पहली काइनेटिक एनर्जी थी बिफोर द कोलिजन, तो वो आफ्टर द कोलिजन वो कम होगी। तो फिर वहाँ पर हम ये कहेंगे कि दैट काइनेटिक एनर्जी डजंट रिमेन कंजर्व्ड। तो फिर इस कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इस कोलिजन को हम कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, बट वेरियस फोर्सेस जो उस पर एक्ट करेंगे वो कंजर्वेटिव नेचर के नहीं होंगे, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो फिर जो डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहा कि इसके अदर इफेक्ट्स फोर्स ने भी इफेक्ट किया, तो फिर ये कहेंगे हम कि जो मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी सिस्टम की वो कंजर्व रहेगी, लेकिन जो डिफरेंट फोर्स होंगे, डिफरेंट फोर्सेस जो होंगे नेचर में, वो एक्ट इस उन बॉडीज पे करेंगे तो वो कंजर्वेटिव के नेचर के नहीं होंगे। तो ये भी कहेंगे कि जो जब एक इनइलास्टिक कोलिजन होती है तो फिर एक मैकेनिकल एनर्जी आइदर चेंज इनटू साउंड और हीट और सम अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फिर अब इनइलास्टिक कोलिजन में यही फर्क है, इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन में यही फर्क है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी डजंट रिमेन कंजर्व। तो फिर इनइलास्टिक कोलिजन में यही होता है कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, इनइलास्टिक में मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है किसी अदर फॉर्म में, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में ये वही रहती है जो थी, दैट मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट चेंज इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फिर अगर हमें यही इलास्टिक कोलिजन अब एक वन डायमेंशनल में देखेंगे, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल, ठीक है, तो फिर हम दो बॉडीज लेंगे, ठीक है। तो जब हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, हम ये कहेंगे जो दो बॉडीज हैं दे आर मूविंग इन ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिफोर कोलिजन, एक स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ये यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो फिर आफ्टर स्ट्राइकिंग ईच अदर, तो फिर
इससे क्या होगा कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन इन वन अगर चूंकि हमने पहले ही कहा कि एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो फिर ये उसी पाथ पे जाएंगे आफ्टर द कोलिजन जो पहले ही था। सो दैट मैं ये कहूँगा कि बिफोर जो डायरेक्शन इनको बिफोर कोलिजन थी वही डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन, या जो जिस पाथ पे ये चल रहे थे बिफोर कोलिजन उसी पाथ पे ये आफ्टर द कोलिजन चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने दो बॉडीज ली हैं, बॉडी ए हैविंग मास m1 एंड बॉडी बी हैविंग मास m2, बोथ आर वन इज मूविंग विद द वेलोसिटी u1 एंड सेकंड वन इज मूविंग विद द वेलोसिटी u2 बिफोर कोलिजन। अब जब कोलिजन हुआ तो ये एक दूसरे का ऐसे मिल गई, ठीक है। सो आफ्टर कोलिजन इनका मास तो वही रह गया, वेलोसिटी चेंज हुई v1 एंड v2 वेलोसिटी चेंज, लेकिन दे आर ऑक्यूपाइंग द सेम पाथ, ठीक है। तो फिर हमने पहले ही कहा कि एज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एज द लीनियर मोमेंटम इज, मैं लिखूंगा यहाँ पर एज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड in an elastic collision, तो फिर इससे क्या पता चलेगा हम कि मोमेंट जो ये आएगा ना m1 u1 प्लस m2 u2 मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द, ये वाली बॉडी का मोमेंटम है, प्लस दिस इज द बॉडी ऑफ, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द, ये मोमेंटम ऑफ द बॉडी b1। तो फिर जब मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो फिर मोमेंटम जो कोलिजन के बाद वो भी सेम होना चाहिए, किसके बराबर आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा m1 v1 प्लस m2, सिंपल सी बात है। सो द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये इलास्टिक की पहली ही खासियत है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो फिर जो मोमेंटम पहले था बिफोर कोलिजन में लिखूंगा यहाँ पर, दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो फिर आप इसको सब इसके वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम थोड़े से इसको, इस इक्वेशन को एक थोड़ा सा मतलब इलाबोरेट भी कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।